हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, कुछ ट्रेंड चेंज किया जाए, कुछ तरीका बदला जाए और कुछ एमसीक्यू किए जाए। क्योंकि अपना पुराना स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो अगर डॉक्टर बनने की चाह में आप आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जरूर करें, क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव टेस्ट। तो तैयार है ना आप? चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब बहुत ही सरल सवाल, और आप पढ़ पा रहे हैं ना? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आकृति विज्ञान किसका अध्ययन है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी जीव की बाहरी संरचना का। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यानी आंतरिक संरचना। सिस्टमेटिक यानी वर्गीकी, ए एंड बी बोथ। चलिए आंसर करिए। और देखो भाई, इस क्वेश्चन का तो आंसर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि इससे सरल सवाल पूरी दुनिया में कोई है नहीं। हमने इसीलिए सबसे सरल सवाल ये रखा था ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो, और कहते हैं ना, बोनी सही हो। तो चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से नोट करें। तो इसका आंसर होगा बेटा पहला। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो हम देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? एनाटॉमी। इसको बोला जाता है एनाटॉमी, राइट। सिस्टमैटिक्स वर्गीकी, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। इसका बाहरी और आंतरिक संरचना से कोई बेटा लेना देना नहीं होता है। तो चले अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। रेडिकल किसका रूप है? रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, यानी रेडिकल आगे चल के क्या बनाता है? क्वेश्चन इस तरीके से समझे। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, फ्लोरल पार्ट ऑफ प्लांट, शूट सिस्टम, ए एंड बी बोथ। मैंने कहा ना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, सरल हो या टफ हो अपने हिसाब से चलेगा, एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से चलेगा। जल्दी से आंसर करिए। अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत तेजी से किया करिए। इसका सही आंसर होगा बेटा रूट सिस्टम। देखो, आपको बताया गया था कि कोई भी जो सीड होता है, इस तरीके से ये कोई भी डाइकॉट सीड है, और इस डाइकॉट सीड में इस तरीके से ऐसे इसका जो ऊपरी पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं प्लम्यूल या प्रांकुर। और प्रांकुर हमेशा या प्लम्यूल स्टेम को जन्म देता है, तने को जन्म देता है। और निचला हिस्सा जो हम देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं रेडिसिल। इसे कहा जाता है बेटा रेडिकल। और रेडिकल जो होता है, ये जन्म देता है हमेशा रूट सिस्टम को। इसको जन्म देता है, रूट सिस्टम को या जड़ तंत्र को जन्म देता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। सोल्यूशन पर जरूर फोकस करें। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। द लैटरल रूट अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट इज, पार्श्व जड़ें किससे उत्पन्न होती हैं? प्राइमरी रूट से, सेकेंडरी रूट से, टर्सरी रूट से, या ए एंड बी बोथ? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि पार्श्वी जड़ें कहां से उत्पन्न होती हैं? जल्दी से बोले। पार्श्वी जड़ें अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, जैसे ये कोई रूट है, इस तरीके से ये कोई रूट है। अब ये रूट यहां से दूसरी जड़ जो निकल रही है, इस तरीके से यहां से
इसे हम कहते हैं लेटरल रूट्स या पार्श्वी जड़ें, इज द लेटरल रूट्स। और ये आपको बताना है किससे जन्म लेती हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 3 देखो, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट्स, और प्राइमरी रूट से जो जड़ें बाहर की तरफ निकलती हैं उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स, यानी इसका आंसर आएगा बेटा फर्स्ट। क्लियर हुआ? हमेशा लेटरल रूट्स कहां से अराइज करती हैं? प्राइमरी रूट से, प्राथमिक जड़ों से पार्श्वी जड़ें निकलती हैं। और फिर ये जो सेकेंडरी टर्सरी लिखा हुआ है ये तो इसके साथ, अब जैसे जो प्राइमरी रूट्स है, लेटरल रूट्स में प्राइमरी सेकेंडरी, जो लेटरल रूट्स होगी ना पार्श्व जड़, उसमें सेकेंडरी और टर्सरी दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जो भी प्राइमरी रूट से निकलेगी वो लेटरल रूट्स होगी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, बकवास न करो, आंसर करो। इधर उधर की फालतू बातों से जिंदगी में किसी को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ भाई। आप कितनी बातें कर लें, कितने फोन पर चैटिंग कर लें, मिला किसी को कुछ नहीं आज तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडवेंटियस रूट अराइज फ्रॉम अपस्थानिक। इसका हिंदी होता है एडवेंटियस, का मतलब होता है अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ें कहां से उत्पन्न होती हैं? रेडिकल से, बेस ऑफ द स्टेम इन टफ्ट, तने के आधार से, जैसे गेहूं में। पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी भाग से या द्वितीयक जड़ों के रूप में। आंसर करें बेटा, पढ़ाया गया था आपको। देखो, इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि जब कोई जड़ रेडिकल या मूलांकन के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित होती है तो ऐसी जड़ों को हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जड़। और ये स्टेम से भी अराइज होती हैं, रूट से भी, स्टेम से भी अराइज होती हैं, है ना, और पत्ती से भी बन जाती हैं, कहीं से भी बने, लेकिन रेडिसल से ना बने। जैसे स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट्स, ये सब क्या थी? ये सब अपस्थानिक जड़ें थी। शकरकंद में तने से निकलती शकरकंद, है ना, अपस्थानिक जड़। दूब घास में, जैसे ये है, देखो दूब घास ये है, अब इसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से ये लीफ होती है ऐसे, और नीचे की तरफ स्टेम से ही इस प्रकार की जड़ें निकलती हैं। अब ये तने से निकल रही, तो कहने का मतलब हमारा ये था कि जब कोई जड़ मूलांकुर के अलावा, रेडिसल से अलावा तने के किसी अन्य भाग से अराइज करती है तो ऐसी जड़ को हम एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ये, रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जड़ की विशेषता क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, गांठ और अंतर्गांठ की उपस्थिति होती है। मेनली नेगेटिव फोटोट्रॉपिस मुख्य रूप से ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। मेनली नेगेटिव जियोट्रॉपिन मुख्यतया ऋणात्मक भू अनुवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन 3 ही दिए गए हैं, चौथा है नहीं, कोई बात नहीं, इसी 3 में बताओ। तो जब इन 3 में बताने की बात करेंगे, देखो स्टेम की जो पहचान होती है उस पर गांठ और अंतर्गांठ उपस्थित होते हैं। हमेशा जब भी आपको पढ़ाया गया कि जैसे ये कोई स्टेम है तो स्टेम में यहाँ पर देखो ये नोड, फिर ये नोड, इसको नोड कहते हैं, ये नोड होता है और ये भी नोड है। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं, या अंतर्गांठ कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। लेकिन बेटा दूसरे ऑप्शन पर विचार करें, मेनली नेगेटिव फोटोट्रॉपिस, जड़ों को कभी प्रकाश की ओर जाते देखा? जड़ें किधर जाती? जड़ें हमेशा प्रकाश से विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती हैं। याद करो, मैंने बताया था आपको
कि जड़ें हमेशा मूलांकुर से विकसित होने वाली, प्रकाश के विपरीत जाने वाली, अपने ऊपर कच्छ और कक्षस्थ कलिकाओं को न धारण करने वाली, पौधे को स्थिरता प्रदान करने वाली, पौधों के लिए जल और खनिज पदार्थों को शोषित करने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो ग्रेविटी के लिए या गुरुत्वाकर्षण के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। निगेटिव किसके लिए है? किसके लिए निगेटिव है? प्रकाश के लिए। आंसर क्या आएगा इसमें? इसका मुख्य आंसर होगा बेटा बी। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा बी। देखो हमारे साथ लगे रहोगे तो बार बार प्रैक्टिस होगी, बार बार हम आपको रिवाइज कराएंगे और क्वेश्चन के साथ। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन करेगा वही डॉक्टर बनेगा। और तो सभी रहे बेटा, क्वेश्चन कितने निकल पाए मतलब इस बात से कि आपके एग्जाम में नंबर कितने आए हैं ये दुनिया देखती है। आपको कौन पढ़ा रहा है, किसने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कब पढ़ाया, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपके नंबर कितने आए हैं ये पूरी दुनिया देखती है और नंबर तभी आएंगे जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम? निम्न में से कौन जल तंत्र का मुख्य कार्य नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सेट फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज, पौधे को सहारा प्रदान करना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोविंग रेगुलेटर्स, वृद्धि नियामक पदार्थों यानी पादप हार्मोन्स को बनाना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बोले, बहुत ही इजी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जल्दी बोले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जड़ों का मुख्य कार्य नहीं है। जल्दी बोले। देखो इनमें से जड़ों का मुख्य कार्य जो है वो नहीं होता है। क्या? ये सारे काम जो होते हैं वो जड़ों के हैं। जड़ क्या करती है कि मिट्टी से रस का अवशोषण करती है, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, प्रॉपर एंकरेज यानी पौधों को सहारा भी प्रदान करती है, और कुछ फाइटो रेगुलेटर्स यानी पादप नियामक हार्मोन्स भी इसमें बनते हैं। इसका सही आंसर तो ये तीनों हो गए, ये तो मुख्य कार्य है। तो नन ऑफ दिस, इनमें से ऐसा कुछ नहीं जो इसका मुख्य कार्य न हो। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले सवाल की। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। In aquatic plants, apex of root is covered by, जली पौधों में जल का शीर्ष भाग किससे ढका होता है? थंबनेल पैरेन्काइमेटस रूट कैप, दूसरा रूट पॉकेट, तीसरा कोलियोराइजा और चौथा कोलेप्टाइन। देखो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए रूट कैप का जो काम होता है, एक बात सुनो, अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे ये कोई जड़ है, जड़ के शीर्ष भाग पर इस तरीके से ये मूल गोप या रूट कैप पाया जाता है, इसे हम कहते हैं रूट कैप। और इस रूट कैप का जो मुख्य काम होता है, इसका काम होता है कि जब सॉइल में जड़ अंदर एंट्री करती है, पेनिट्रेट करती सॉइल पार्टिकल्स को, तो जड़ को नुकसान न पहुंचे, उसके जो मेरिस्टेम्स टिश्यू होते हैं वो डैमेज ना हो। लेकिन जब जली पौधा हो जाएगा तो जल में तो ये काम ही नहीं, वह सॉइल कहाँ है जो नष्ट होगा। तो इसका मतलब इसमें थिम्बल लाइक पैरेन्काइमेटस कैप नहीं होगी। दूसरी बात, रूट पॉकेट, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका सही आंसर है कि इनमें रूट पॉकेट पाया जाता है, यानी जो जली जड़ें होती हैं इस तरीके की, उन पर ऐसे एक रचना पाई जाती है और वो प्राय म्यूसिलेजिनस पदार्थ से ढकी होती है, जिससे बेटा हम कहते हैं रूट पॉकेट। अब कोलियोराइजा की बात करो तो कोलियोराइजा मोनोकॉट रूट की जो रेडिसिल होता है, जो एक बीजपत्री बीज होता है, उसका जो मूलांकुर होता है वो एक शीट से घिरा होता है, उस शीट को हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। और इसी तरह प्रांकुर जो होता है वो ढका रहता है, जिससे वो होता है क्या? कोलेप्टाइन। देखो एक वैसे तो यही तरीका होता है कि चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए
तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा या आपसे गलती नहीं होगी। अगर माइनस से बचना है तो चारों आंसर को आप डिस्कस करना सीखिए कि ऐसा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए आज की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रूट शेयर एराइजेस फ्रॉम, किसी भी जड़ में, जैसे ये कोई जड़ है, इस जड़ में जो मूल रोम होते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? कॉर्टिकल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वता क्षेत्र की कॉर्टिकल कोशिकाओं से। इपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वता क्षेत्र की इपिडर्मल कोशिकाओं से। कॉर्टिकल सेल ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र की कॉर्टिकल कोशिकाओं से। इपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र की इपिडर्मल कोशिकाओं से। बिल्कुल बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। जल्दी से बोले, जल्दी से बोले, आंसर करें बेटा, इसका आंसर जरूर करना है आपको। इसका आंसर जो है वो होगा इपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। हमेशा जो निकलते हैं वो यहां से निकलते हैं, इस जगह से, ऐसे। और वास्तव में जो इपिडर्मल सेल होती हैं, जरा डायग्राम पर भी फोकस करें। इपिडर्मल सेल आपको जब रूट पढ़ाई गई तो बताया गया था कि ये वाली सेल जो होती है ये आगे इलांगेट होकर के इस तरीके से ये मूल रोम बनाती है या रूट शेयर बनाती है, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इपिडर्मल सेल रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। कॉर्टिकल रीजन की सेल अंदर होती है, उनसे कभी भी ये मोनोसेलुलर रूट शेयर निकल ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? और दीर्घीकरण क्षेत्र से ये निकलती नहीं, ये तो बात पक्की पता है। हमेशा रूट शेयर कहां से अराइज करेगा? मैचुरेशन जोन से। और मैचुरेशन जोन की इपिडर्मल सेल का प्रोलॉन्गेशन, यानी वहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स हेयर कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो चूज मैचिंग पेयर, इनमें से सही कॉलम को मैच करें। कॉनिकल रूट रेडिश, नेपिफॉर्म रूट टर्निप, और ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो, फ्यूजीफॉर्म कैरेट। जल्दी से मैच करें, जल्दी से मैच करें बेटा। देखो हमेशा गाजर कैसी है, देखो इसको बना के दिखाता हूं। गाजर कैसी है? अरे यार गाजर लाल है, ये बात नहीं पूछा जा रहा है। गाजर लाल बता रहे हो, पूछा ये जा रहा है कि शेप कैसा है। तो गाजर हमेशा कैसी है? कोनिकल दिख रही ना आपको? ये गाजर इस तरीके से ऐसे होती है, ऐसे, है ना? तो गाजर जब ऐसी है तो ये कैसी हो गई? ये हो गई कोनिकल रूट, चूंकि कोन के फॉर्म में है तो कोनिकल रूट क्या हो जाएगी? कैरेट। फिर इसके बाद उसने पूछा नेपी फॉर्म। तो नेपी फॉर्म का मतलब क्या होता है? नेपी फॉर्म का मतलब होता है कुंभी रूप, ऐसे घड़े के आकार की जड़ हो, ऐसे। तो टर्निप या सलजम, या आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, वो क्या बोलते हैं उसको, बीटा वल्गैरिस यानी चुकंदर। तो ये क्या हो गया? टर्निप हो गया। तो नेपी फॉर्म तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये बी का सेकंड होगा। फिर इसके बाद ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो, एक का इसका सही आंसर आएगा बेटा ये, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। चौथा ठीक, फिर दूसरा ठीक, फिर पहला। इसमें ये आएगा फ्यूजीफॉर्म का रेडिस। देखो बेटा इसका जो पहला ऑप्शन है ये मेरे को गलत लग रहा है, इसको मैं मैच करता हूं। देखिए कोनिकल का मतलब कैरेट हो गया, नेपिफॉर्म का मतलब हो गया टर्निप, और ट्यूबरस का स्वीट पोटैटो या शकरकंद होगा, फ्यूजीफॉर्म का होता है रेडिस। तो इसको ये ऑप्शन यहाँ वाले मत देखिए, जो मैं बता रहा हूँ चौथा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन इस तरीके का है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने एक नया ऑप्शन यहाँ पे बना लिया। समझ गए आप? इसका सही आंसर क्या आएगा? फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट।
ठीक। कोनिकल रूट कैरट, नेपिफॉर्म रूट टर्निप और ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो या शकरकंद, फ्यूजिफॉर्म तर्करूपी रूट हमेशा जो होता है मूली या रेडिश होता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नोमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन, नोमेटोफोर किसमें सहायक होते हैं? ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन में, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रिस्पायरेशन श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जल अवशोषण के लिए, एसिमिलेशन ऑफ फूड भोजन संश्लेषण के लिए। जल्दी से बताइए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि श्वसन जलें क्या करती हैं। लो मैं तो आंसर ही बता रहा हूं, नोमेटोफोर्स को कहते ही श्वसन जलें हैं। तो ये क्या करती हैं? इस तरीके से बाहर से ऑक्सीजन लेने का काम करती है। आपको पढ़ाया गया था राइजोफोरा में या मैंग्रोव वेजिटेशन में, इस तरीके से जैसे ये कोई प्लांट होता है तो प्लांट ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण इसकी कुछ जड़ें इस प्रकार से ऊपर की तरफ निकल आती हैं। इनको हम खूंटीदार जड़ें कहते हैं, इस तरीके से ऐसे। अब इन पर छोटे छोटे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों की सहायता से ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को गेन करती है, इस तरीके से ऐसे। समझ गए? इसलिए नोमेटोफोर्स का काम क्या हो गया? श्वसन हेतु ऑक्सीजन की प्राप्ति करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो स्टिल्ट रूट एंड नोमेटोफोर्स आर ऑब्जर्व्ड इन। स्टिल्ट रूट और नोमेटोफोर किसमें पाए जाते हैं? मेस राइजोफोरा में, मेस राइजोपस में, शुगर केन राइजोफोरा में और ए एंड बी बोथ। चलिए भाई बताएं। शुगर केन एंड राइजोफोरा, मेज एंड राइजोपस, मेस राइजोफोरा, मक्का और राइजोफोरा में। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं। जैसे ये कोई प्लांट है, याद करना। और थोड़ी देर पहले अभी हमने राइजोफोरा या नोमेटोफोर की बात की थी, तो एक बात तो आपको पक्की पता हो गई कि नोमेटोफोर्स हमेशा कहाँ पे होती है? राइजोफोरा में होती है। स्टिल्ट रूट जो होती है कुछ पौधों में इस तरीके से ऐसे, ये निचले हिस्से पर ऐसे दिखाई देती है, ऐसे। इनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट, या ये इनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्टिल्ट रूट। तो ऐसी जड़ें आपने मक्का में देखी है ना। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी बात की गई थी नोमेटोफोर फॉर्म्ड इन द राइजोफोरा। तो बेटा इसका सही आंसर आने वाला है मेज और राइजोफोरा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो मैकेनिकल रूट ऑब्जर्व्ड इन, यांत्रिक जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? यांत्रिक जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? यांत्रिक जड़ों का मतलब यह होता है कि ऐसी जड़ें जो किसी पौधे को सहारा प्रदान करें। ये मैं आपको हिंट्स कर रहा हूं, जो उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करें, जो उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करें, जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको मैकेनिकल रूट्स कहा जाता है। तो जल्दी से बताएं। शुगर केन गन्ने में, मेस मक्का में, बनियन ट्री बरगद में। आंसर करो, आंसर करो, जल्दी से आंसर करो बेटा। इसका सही आंसर आएगा डी। क्यों आएगा डी इसका सही आंसर? क्योंकि इस प्रकार की जड़ें सभी में पाई जाती। मक्का में अभी बनाई थी हमने, गन्ने में भी बनाई थी, और बरगद में जो लटकने वाली जड़ें होती जिनको हम प्रॉप रूट्स या क्या बोलते हैं, स्तंभक जड़ें कहते हैं। स्टिल्ट रूट को हिंदी में कहते हैं अस्तंभक। और जो नीचे लटकने वाली बरगद के पेड़ में होती है ना, ऐसे अगर आप बरगद के पेड़ को देखेंगे तो इस तरीके से, मान लीजिए बरगद का पेड़ है, तो इससे कुछ जड़ें जो होती हैं वो ऐसे हवा में लटकती रहती हैं, ऐसे। इन जड़ों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी जड़ों को हम कहते हैं प्रॉप रूट। लेकिन दे आर आल्सो प्रोवाइडेड द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये उस शाखा को
स्थिर रखने के लिए, गिरे नहीं इसके लिए नीचे से स्तंभ की तरह, खंबे की तरह लगी होती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, फॉर फूड स्टोरेज एंड गेट मॉडिफाइड इन, भोजन संग्रह के लिए जलें किसमें संशोधित होती है? आलू में, शकरकंद में, अदरक में, या ए और बी दोनों में? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। हमने आपको बताया था राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब किसके एग्जाम्पल थे? तो बेटा इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा स्वीट पोटैटो। शकरकंद एक जड़ होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए, स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन, तना जड़ से किस आधार पर भिन्न होता है? तो देखो एक ही अंतर मुझे पहले ही दिख रहा है कि इसमें गांठ और अंतर गांठ जो होती है वो इसमें होती है, तने में होती है, लेकिन जड़ में नहीं होती। एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, इन दोनों का अभाव होता है। प्रेजेंस ऑफ हेयर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण के लिए रूट हेयर पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ बड, कली अनुपस्थित होती। जल्दी से आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जा रही है। देखो तने में हमेशा गांठ और अंतर्गांठ यानी प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड पाई जाती है, लेकिन एब्सेंस जड़ में इनका अभाव होता है। और कभी भी ये रूट हेयर जो है या हेयर पाए नहीं जाते, और पाए भी जाते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बेटा इसका पहला आंसर आएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। स्टेम एराइजेस फ्रॉम, बहुत ही सरल क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। रेडिकल से, प्लम्यूल से, बीजपत्र से, किसी से भी नहीं। देखो इसको कहते हैं हम लोग मूलांकुर, इसे हम कहते हैं मूलांकुर, और इसे हम कहते हैं प्रांकुर। आप जल्दी से बताइए, तना हमेशा बीज के किस भाग से उत्पन्न होता है? इतनी देर लगा रहे हो ऐसे क्वेश्चन के लिए? अरे यार, किससे एराइज करता है? प्लम्यूल से एराइज करता है हमेशा, प्रांकुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एक बार फिर से रूट से होकर के आ रहा है। स्टिल रूट अराइज फ्रॉम, स्टिल रूट कहां से उत्पन्न होती है? लोअर नोड ऑफ जियामेस, मक्के के निचले नोड से। लोअर इंटरनोड ऑफ शुगरकेन, गन्ने के निचले इंटरनोड से। लोअर इंटरनोड ऑफ जियामेस, मक्के के निचले इंटरनोड से। अपर नोड ऑफ शुगरकेन यानी गन्ने के ऊपरी नोड से। अब देखो यहाँ पर बहुत चमत्कारी आंसर आएगा। जल्दी बोलो, जल्दी आंसर करो, जल्दी करो, जल्दी करो, सभी लोग आंसर किया करो यार। आज तो बिल्कुल इजी इजी खेल रहे हैं, पहला मॉर्फोलॉजी का टेस्ट है तो बिल्कुल इजी दे रहा हूं, इसीलिए। कहां से आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जैसे बेटा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इंटरनोड इस तरीके से ऐसे, और यहां से ये निकलती हैं स्टिल रूट। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 की अगर बात की जाए तो नोमेटोफोर्स क्या है? नोमेटोफोर्स क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, धनात्मक भूआनुवर्तन, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ऋणात्मक भूआनुवर्तन, ग्रोविंग इन मार्शी एरियाज, दलदली क्षेत्र में, फाउंड इन मैंग्रोव वेजिटेशन, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जल्दी से बताएं, बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई ऑप्शन एक साथ जोड़ के बोलना है आपको। जल्दी से बोलिए। देखो हमेशा जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जड़ें ऊपर की तरफ आती हैं, तो ये वाला सही हो गया, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होती हैं। फिर इसके बाद ग्रो इन मार्शी एरियाज, हमने कहा था कि राइजोफोरा जैसे पौधे जो होते हैं वो दलदली स्थानों पर उगते हैं, जिसके कारण वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये वाला भी सही है। फिर इसके बाद फाउंड इन मैंग्रोव वेजिटेशन, ये भी बात मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, ये ऐसी वनस्पतियों को जो दलदली स्थानों पर उगती है उनको मैंग्रोव वेजिटेशन कहते हैं,
तो बेटा चौथा भी सही हो गया। बात समझ में आई। अब अगर आगे की बात करें, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म धनात्मक कैसी होती है, प्रकाशानुवर्तन, चूंकि प्रकाश की तरफ जाती है, ये भी सही हो गया। निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ये गलत हो गया। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी आंसर क्या आएगा इसका? बी। इसका सही आंसर होगा बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन मैंग्रो वेजिटेशन कहते हैं। जल्दी बात समझ गए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट। तना जड़ से कैसे अलग होता है? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है शायद, जल्दी से बताइए। किससे भिन्न? नोड और इंटरनोड इस पे पाए जाते हैं, रूट पे नहीं पाए जाते। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, स्टेम डेवलप फ्रॉम। ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है, प्लम्यूल से विकसित होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। तने का वो भाग जहां पत्तियां उत्पन्न होती हैं, नोड से, इंटरनोड से, बोथ नोड एंड इंटरनोड, और फ्लोरल बड से। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप जल्दी से दीजिए। मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी तने पर पत्तियां कहां से उत्पन्न होती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स कर रहा हूं, अब आप देख के बता सकते हो कहां से उत्पन्न होती हैं। जल्दी से बताइए कहां से उत्पन्न होती हैं। दिख रहा ना कहां से होती हैं? कहां से होती हैं? ये बेटा होती है हमेशा नोड से। कहां से होती है? नोड से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 की अगर बात की जाए, स्टेम आर जनरली, तने सामान्यतया होते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखो यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म का मतलब प्रकाशानुवर्तन है, और हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब जलानुवर्तन है, और जियोट्रॉपिज्म का मतलब गुरुत्वानुवर्तन है। हिंदी नहीं है इसकी, इसलिए मैंने बता दी। जल्दी से आंसर करें। हमेशा किधर जाता है भाई? किधर जाता है? हमेशा तना ऊपर की तरफ जाता है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ। जो नीचे की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। तो जड़ें पॉजिटिव होती है, तने कैसे हैं? नेगेटिव। फिर नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, तने जल से ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, तने जल की अंदर की तरफ नहीं करते। इसके बाद पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाश की ओर। तो पूरी बात क्या हो गई कि प्रकाश की ओर जाने वाला, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत और जल के विपरीत दिशा में गति करने वाले भाग को हम क्या कहेंगे? स्टेम कहेंगे। आंसर इसका क्या सही होगा? बी। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड। आलू के भूमिगत, मजा आ गया, बिल्कुल सरल सवाल। आलू के भूमिगत संशोधित तने को क्या कहते हैं? ट्यूबर, कंद, राइजोम या कॉर्न बल्ब? जल्दी से बोलो। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब। ट्यूबर, पोटैटो, राइजोम। राइजोम में क्या बताया था मैंने? जिंजर, गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक, है ना। कॉर्न में कोलोकेशिया, क्रोकस। बल्ब में प्याज, लहसुन, याद आया? ऑनियन, गार्लिक, बल्ब है। तो सही आंसर क्या इसका आएगा? ए। 22 का क्या आएगा बेटा? ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। स्टेम स्टोर फूड फॉर। तना भोजन किस समय के लिए संग्रहित करता है? देखो कोई भी अगर अपने भोजन को संग्रहित करेगा तो हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति के लिए ही करेगा। हमेशा रूट या जो स्टेम होता है वो भोजन को स्टोर करता है फॉर द अनफेवरेबल कंडीशन ग्रोथ। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 की। चूज और वन विद रिस्पेक्ट टू स्टेम मॉडिफिकेशन। तना संशोधन के संदर्भ में अलग विकल्प चुने। इनमें से गलत चुनना है आपको। जिमीकंद, कोलोकैसिया, बोगनविलिया,
टर्मरिक, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। बोगनविलिया इनमें से अलग है, चूंकि जमीकंद, कोलोकैसिया और हल्दी, जमीकंद, कोलोकैसिया और हल्दी जो तीनों होते हैं बेटा, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। बोगनविलिया कैसा है? एरियल स्टेम है, हवा में रहता है, ऊपर रहता है, सड़क पे लगे रहते हैं बहुत सारे लाल पीली पत्ती वाले, समझ गए? तो इसमें से पूछ रहा था इन चारों स्टेम में से भिन्न कौन सा? तो तीन का नेचर एक है। तीन का नेचर क्या है कि तीन के तीनों अंडरग्राउंड है और चौथा जो होता है वो अपर ग्राउंड है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करना है, रेलगाड़ी की तरह टेस्ट होता है, धड़ाधड़ स्टेशन छोड़ती जा रही है। आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और कोशिश करें और पढ़ें, इसके बाद आंसर करें। आंसर नहीं कर रहे तो आप पढ़ाई से चोर माने जाओगे, फिर आपका गोल फिक्स नहीं है, आप डॉक्टर बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। जिंजर एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल ऑफ, अदरक और हल्दी किसका उदाहरण है? राइजोम, राइजोइड्स, कॉर्न, जड़े। देखो अदरक और हल्दी, जल्दी बोलो, आंसर बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो, क्या आंसर आएगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिंजर टर्मरिक राइजोम, जिंजर टर्मरिक राइजोम, जिंजर टर्मरिक राइजोम, याद आया? राइजोइड्स जो होती है वो हमेशा कहाँ पे पाई जाएंगी? फंगस में पाई जाएंगी, है ना? रूट से कोई लेना देना नहीं, कि चूंकि अदरक और हल्दी कभी भी जड़ नहीं होते, ये अंडरग्राउंड स्टेम है और उसका प्रकार होता है राइजोम। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 26 की। फोटोसिंथेटिक ग्रीन फ्लैटेड मॉडिफाइड स्टेम ज़ीरोफाइट इज, चपटा तना, समतल हरा प्रकाश संश्लेषित से संशोधित तना किसमें होता है? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। चलो मैं बना के दिखाता हूं, आप देख के बताओ। देखो पहचान पाए इसको, ये देखिए, ये इसके बारे में पूछ रहा है। बहुत सारे, राजस्थान में तो बहुत सारा होता है, जल्दी बोलो। इसको हम क्या कहते हैं? नागफनी। क्या कहते हैं इसको? नागफनी। बॉटनी की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? ओपेंसिया। तो राइट आंसर इसका ओपेंसिया। अगर इसी जगह पर गोल लिखा होता तो इसका मतलब था यूफोर्बिया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन इन, तना रक्षा हेतु किसमें संशोधित हो जाता है? सिट्रस थ्रोन, सिट्रस कांटा, बोगनविलिया स्पाइन, बोगनविलिया का कांटा, ओपेंसिया थ्रोन, ओपेंसिया का कांटा, कुकुम्बर यानी खीरा। जल्दी से आंसर करें। थ्रोन, एक चीज आपको पढ़ाई गई थी, थ्रोन कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों में कक्षस्थ कलिकाओं से कुछ ऊपर की तरफ सिराएं चल के कांटों में बदल जाती हैं, जिनको हम थ्रोन कहते हैं। और ये ब्राउजिंग एनिमल्स से, किससे? जो पत्ती खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे ऊंट है, बकरी है, इनसे सुरक्षा करते हैं। जल्दी से आंसर करो। आंसर आएगा इसका सिट्रस थ्रोन। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? सिट्रस थ्रोन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्वेश्चन नंबर जो है स्टेटमेंट, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा, इजी मोड खत्म होगा, इजी मोड खत्म होगा, आगे की बात बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट, सम प्लांट ऑफ arid region modified stems into fleshy cylindrical structure as in euphorbia. Statement second, in grapevine stem tendrils help in to climb. शुष्क क्षेत्रों के पौधे जैसे तने को मांसल बेलनाकार बनाते हैं यूफोर्बिया में। अंगूर में तना लता को सहारा प्रदान करता है, यानी टेंड्रिल्स। ये तना नहीं, टेंड्रिल्स या तना ही कह लो। बोथ आर करेक्ट। जल्दी से बोलो, आगे वाला खुद ही पढ़ो। 28 का क्या होगा? बोथ आर करेक्ट, दोनों आंसर और दोनों लाइनें एनसीईआरटी बुक की लिखी हुई है। एज इट इज लाइन दोनों एनसीईआरटी बुक की है बेटा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। स्टेम टेंड्रिल ऑफ पंपकिन्स, कद्दू में पाए जाने वाले जो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं किससे विकसित होते हैं? एसेसरी बड होती हैं, एक्सिलरी बड होती हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड होती हैं या फ्लोरल बड होती हैं? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें बेटा। देखो एक्सिलरी बड से विकसित होती है। आपको देखो ये कद्दू है और कद्दू में ये उसकी पत्ती लगी है और यहां से इस प्रकार से स्प्रिंग जैसी रचनाएं लगी होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम, स्टेम टेंड्रिल्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ।
तो बच्चों आज का टेस्ट इन्हीं 29 क्वेश्चंस के साथ समाप्त हो रहा, चूंकि अब मेरा गला जो है ना वो पूरी तरह से थक चुका है, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन अभी हमारे पास और भी थे, लेकिन अब बोलने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम आ रही है। सो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, और अगला टेस्ट भी मार्फोलॉजी का ही होगा, और अगले टेस्ट में हम कम से कम 50 नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो अभी तक आपने नहीं किए होंगे। तो फिर मिलते हैं।